बिना किसी औपचारिकता के आज हम शुरू कर रहे हैं वसंत भाग 2। हम वसंत पढ़ रहे हैं। जो नए आए हैं उनको मैं बता दूं कि वसंत कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की किताब का नाम है वसंत। वसंत में भी बहुत कुछ है और वो ये है कि वसंत ऋतु का नाम है। वसंत पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है। ये सब हर जगह भाषा की बात हो सकती है। हम आज भाषा की बात करेंगे। कक्षा 6 का वसंत पूरा करेंगे। आपको पहले भी मैंने बताया था कि इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो रीड से संबंधित हैं, सेकंड ग्रेड से संबंधित हैं, आगे थर्ड ग्रेड से भी संबंधित हैं। हिंदी की जहाँ बात चलती है वहाँ व्याकरण की बात जरूर चलती है। और व्याकरण में आज हम पढ़ रहे हैं वसंत भाग 1। उसमें पहला प्रश्न आप देखिए, भाषा की बात, अनादिकाल। बस ऐसे ही प्रश्न है वो रीट में आते हैं। आप तो इनका थोड़ा सा अभ्यास कर लो। अनादिकाल, अनादि का मतलब है अनआदि। ये अन है, ये है, हल्का निशान। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं वो बन सकते हैं। ये देखिए आप, रेखांकित शब्द का अर्थ है जिसकी कोई शुरुआत या आदि न हो। ये शब्द मूल शब्द के शुरू में कुछ जोड़ने से बना है। कुछ जोड़ने से बनाए का मतलब अन जोड़ने से बना है। इसे उपसर्ग कहते हैं। जो पहले जुड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। इन उपसर्गों को अलग करके मूल शब्दों को लिखकर उनका अर्थ समझो। है तो किताबों में बहुत, इससे बहुत ज़्यादा उदाहरण है। आपने क्लास में भी खूब पढ़ा है, कहीं भी पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी एक ट्रेक है, एक ये किताब है वो कुछ शब्दों को सीमा में बांधती है जिनका संबंध डायरेक्टली परीक्षा से होता है। तो थोड़ा सा ध्यान देना है। रीट वालों को ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि रीट से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे या हम संभावना कर सकते हैं वो 6ठी 7वीं 8वीं की बुक में से सीधे उदाहरण आएंगे। वो आपको ध्यान में रखना है। यहाँ हम बात कर रहे हैं उपसर्गों की। उपसर्गों की बात देखिए, असफल, इसमें अ उपसर्ग है लेकिन उपसर्ग से भी है। 2 उपसर्ग हो गए। उपसर्ग मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए और से। हाँ, एक बात मैं कहना ही भूल गया था आपसे कि आपने रजिस्टर मेंटेन कर रखा है। रजिस्टर मेंटेन कर लें, उसमें लिख लें, आपको फायदा होगा। कुछ है वो तो यूं ही वो सुन लेते हैं बाद में, तो वो नहीं, बल्कि आप रजिस्टर मेंटेन करें, अच्छी तरह से बैठें, जैसे क्लास में बैठते हैं वैसे ही बैठे, निष्ठा के साथ पढ़ें, आपको फल मिलेगा। जिनकी निष्ठा नहीं है वो खुद जाने। अदृश्य, ये अ उपसर्ग है। ये देखिए आप, ये इंपॉर्टेंट शब्द है अनुचित। अनुचित में देखने में अनु लग रहा है लेकिन ये अन उपसर्ग है। अनुचित, अनावश्यक, अपरिचित, अ और परि 2 उपसर्ग है। आवश्यक में भी आ उपसर्ग मान लेते हैं लेकिन इसका प्रयोग है वो कम होता है, इसलिए हमें अन ही मानना है। तो यहां पर 2 उपसर्ग हैं, अ और परि। अनिच्छा में अन उपसर्ग है। यहां एक चीज आपको देखनी है, वो ये देखनी है कि ये देखो ए और अन की बात बताई है। दोनों का ये अर्थ है वो अभावात्मक होता है, नहीं से अर्थ लिया जाता है। जैसे असफल का मतलब है सफल नहीं। ये जितने भी उदाहरण है वो नए तत्पुरुष समास के उदाहरण भी है। नए तत्पुरुष जिसमें नहीं का अर्थ होता है। सफल शब्द से शुरू हुआ, दृश्य द से हुआ, आवश्यक ऐसे हुआ। इन दोनों में एक अंतर है, वो बात आप सुन लें। ऐसे शब्द जो व्यंजन से प्रारंभ होते हैं उनका विलोम शब्द बनाने के लिए अगर वो अभावात्मक शब्दों में आते हैं तो ए का प्रयोग कर देंगे, और जो स्वर से शुरू होंगे उनमें अन उपसर्ग लगेगा। ये देखिए आप कि व्यंजन से शुरू है, व्यंजन से शुरू हो तो वहां आप अन का प्रयोग नहीं कर सकते, आप ये ए का प्रयोग करोगे। अगर अन का प्रयोग करोगे तो फिर वो उन शब्दों में होगा जिनमें न पूरा है। आवश्यक की इच्छा, ये देखो आप इच्छा शब्द, इच्छा शब्द आप देख रहे हैं ई से शुरू हुआ, ईश्वर है, स्वर है तो ए इच्छा नहीं हो सकता, बल्कि ये क्या होगा? अनिच्छा। जो शब्द स्वर से शुरू होते हैं उनमें उपसर्ग लगता है अन, और जो शब्द व्यंजन से शुरू होते हैं उनमें शब्द लगता है ए। ये खास ध्यान रखना है। उपसर्ग यहां बता रहे हैं, इनमें से कोई उदाहरण आ सकता है। दूसरे नंबर वाला है, दूसरी इवेंट देखो। इसमें वैसे तो संख्याएं संज्ञा होती हैं पर कभी कभी ये विशेषण का काम भी करती हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये एक भ्रम को भी दूर करता है। और वो भ्रम कौन सा कि जैसे मैं ये कहूं कि बताओ 10 शब्द है, तो 10 है वो हम प्राय ये मानते हैं कि संख्यावाचक विशेषण है। हाँ, ये संख्यावाचक विशेषण बन सकता है जब हम इसका प्रयोग किसी भी संज्ञा से पहले करें, तब इसका, यानी तब तो ये क्या होगी? विशेषण।
संख्यावाचक विशेषण। अगर मैं ये कहूं कि बताओ 10 क्या है, तो 10 व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि 10 है वो एक संख्या का नाम है, जो यहां साबित भी कर दिया, एनसीईआरटी की किताब है इसमें लिखा है। और ये देखिए आप, वैसे तो संख्याएं संज्ञा होती हैं, तो अगर ये पूछ लिया जाए ना कि 10 है तो 10 व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन देखो ये नीचे लिखे वाक्य में देखो आप, 5 अरब, ये साल शब्द की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये संख्यावाचक विशेषण है और निश्चित है। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित में ये है 5 अरब 10,000 साल। ये देखो आप, अगर यही बात ये होती कि हमारी धरती लगभग कई साल पुरानी है, ये कई आता, तो ये अनिश्चित संख्यावाची होता। ये क्या होता है, अनिश्चित। या अनेक साल पुरानी है, तब भी क्या होता है, अनिश्चित होती। कुछ अनिश्चित, अधिक बहुत ज्यादा तो अनिश्चित। विशेषण के बारे में बताया गया साल संख्या के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं, इसलिए संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण का इस्तेमाल उन्हीं चीजों के लिए होता है जिन्हें गिना जा सके, 4 संतरे, 5 बच्चे, 3 शहर आदि। पर यदि किसी चीज को गिना नहीं जा सकता तो उसके साथ संख्या वाले शब्दों के अलावा मापतोल आदि के शब्दों का इस्तेमाल भी किया जाता है। सबसे बड़ा व्याकरण यही है, यहां दोनों चीजें बता दी है। देखो 3 जग पानी, 1 किलो चीनी, तो ये शब्द आपको ध्यान में रखने हैं, ये परिमाणवाचक है। ये क्या है, परिमाणवाचक। संख्या तो इसमें भी है 3 और 1, लेकिन साथ में क्या है, मापतोल। हम मापतोल कर सकते हैं, किलो है, मीटर है, लीटर है, क्विंटल है, बीघा है। यह रेखांकित हिस्से परिमाणवाचक विशेषण है। ये कौन से हैं, परिमाणवाचक विशेषण, क्योंकि इनका संबंध मापतोल से है। अब आगे लिखे हुए को पढ़ो, खाली स्थानों में बॉक्स में दिए गए मापतोल के उचित शब्द छांट कर लिखो। ये आपको लिखने हैं, ये देखो, ये रहा, ठीक है। तो ये छोटे बच्चों के लिए हैं, आपको तो ये इतना ध्यान रखना है कि संख्यावाची कौन सा है और परिमाणवाची कौन सा है। तो ये देखो आप, ये 3 खीर, तो इसमें आप कौन सी चीज लोगे, 3 कटोरी खीर। ऐसे ही देखो आप, 2 एकड़ जमीन, 1-2 बता देता हूं आपको, बाकी आपको ही लेने हैं। ये सामान्य बात है छोटे बच्चों के लिए, और ये सब के सब हैं वो परिमाणवाचक के विशेषण है, ठीक है। और ये देखिए 6 मीटर कपड़ा, 2, अब इनमें से कौन सा आएगा, चम्मच कॉफी, 1 लीटर दूध, 1, अब यहां रेत है तो रेत के लिए किसका आएगा, ट्रक, 1 ट्रक रेत, 5 किलो बाजरा, 3 लीटर तेल। ये सारे जो है वो परिमाणवाचक विशेषण है। कुछ करने को बाकी का छोड़ दो। तो हम केवल भाषा की बात करेंगे। भाषा की बात में से पिछली बार भी प्रश्न आए हैं, उससे पहले भी आए हैं, तो इस बार भी आने की पूरी संभावना हमें कर सकते हैं। ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं कि प्रश्न है वो इन किताबों से ही उठेंगे। मैं पाठ है उसको आगे स्क्रॉल कर रहा हूँ। पाठ पढ़ने के लिए हमें पूरा टाइम नहीं है, बल्कि भाषा की बात करने के लिए ही टाइम है। ये देखिए भाषा की बात, फिर भाषा की बात कर रहे हैं। भाषा की बात बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। ऐसा कैसा आ सकता है, जोर बता रहा हूं मैं आपको। पहले, इससे पहले वाली जो रीट है ये तो रद्द हो गई, रद्द रीट से पहले वाली रीट है, उसमें इसी तरह से सीनियर की किताब में से आया हुआ है तिरस्कार। बोर्ड वाली किताब में उनका भी ध्यान रखना है, वो बाद की बात है। फिलहाल तो मैं केवल 6ठी 7वीं 8वीं मेरा टारगेट है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो वार्तालाप है, उसका संधि विच्छेद देख लो के योग से बना है। यहाँ वार्ता के अंत का आ और आलाप के आरंभ का आ मिलने से जो परिवर्तन हुआ है उसे संधि कहते हैं। ऐसे जो परिवर्तन होता है उसको संधि कहते हैं। शिष्टाचार किन शब्दों की संधि है, ये यहां संधि आपको ये ध्यान में रखनी है। ये देखो, ये हो जाएगा शिष्ट जोड़ आचार। दूसरा देखो, श्रद्धा जोड़ अंजलि। दिख रहे हैं ना आप सबको? कमेंट करके बताएं, कमेंट करके बताएं। कमेंट कर रहे हैं कुछ तो, आप कुछ है ना वो तो केवल देख रहे हैं कि लोग कर देंगे कमेंट, तो पढ़ भी लोग ही लेंगे, सिलेक्शन भी लोगों का हो जाएगा। ये देखिए आप, दिन जोड़ अंक, सब में दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि के अच्छे से अच्छे उदाहरण है। उत्तर जोड़ अंचल, उत्तर अंचल। सूर्य जोड़ अस्त। ये है कुछ है ना वो, ये है कि भाई जैसे हिंदी के टीचर हैं और जोड़ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, प्लस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये आपको आना चाहिए। ये जमा, धन्य, ये केवल नकली बातें हैं,
इनसे कुछ नहीं होता। धन कहने से संस्कृत नहीं आता, जमा कहने से भी संस्कृत नहीं आती, बल्कि हमें समझ में आना चाहिए जोड़ का ही प्रयोग सबसे उपयुक्त है। सूर्य जोड़ अस्त, अल्प जोड़ आहार, अल्प जोड़ आहार। चलो ये देख रहा हूं मैं, कुछ कमेंट कर रहे हैं कि रोजाना क्लास लिया करो। रोजाना नहीं, एक दिन लेता हूं वीक में, तभी बहुत कम देखते हैं। तो रोजाना लेंगे तो बहुत कम देखने लग जाएंगे। अगर फिर से डिमांड रही तो रोजाना भी शुरू कर सकते हैं। मेरे कोई काम नहीं है, पढ़ाने के अलावा कोई भी काम मेरे नहीं है, पढ़ने वालों को टाइम नहीं है, समस्या ये है बस। तो जो भी है भविष्य में इसके बारे में सोचा जाएगा। तो भाषा की बात ये देखिए, यहाँ पे अल्पहार, अल्प जोड़ आहार, सब में दीर्घ संधि है। अगला प्रश्न देखो, कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हुआ। ये बात हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, जैसे ही कार्ड उठाया दरवाजा बंद हो गया। दोनों प्रकार से कह सकते हैं। अब आगे ये बताना क्या चाहते हैं वो देखना है। ये देखो, ध्यान दो कि दोनों वाक्यों में क्या अंतर है, ये हमें नहीं देना, क्योंकि क्रिया का टॉपिक है और क्रिया है वो डायरेक्ट रूप से हमारे रीट के पाठ्यक्रम में नहीं है, सेकंड ग्रेड में है। अगर उठाते ही ऐसा अगर आ जाता है तो ये तात्कालिक क्रिया है, असमापिका क्रिया। असमापिका में तात्कालिक क्रिया है। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, छोटू ने चारों तरफ देखा। ये देखो, नजर दौड़ाई उसको एक क्रिया में बांधा है, देखा। उपयुक्त शब्द है वो उपयुक्त होता है, उपरोक्त नहीं होता। ऊपरी जोड़ उक्त, हर जगह शब्दों में ध्यान रखें। वाक्यों में समानता होते हुए भी अंतर है। मुहावरे वाक्यों का विशिष्ट अर्थ देते हैं। ये नजर दौड़ाना मुहावरा है। ऐसा ही मुहावरा पहली पंक्ति में दिखाई देता है। नीचे दिए गए वाक्यांशों में नजर के साथ अलग अलग क्रियाओं का प्रयोग हुआ है, जिनसे मुहावरे बने हैं। इनके प्रयोग से वाक्य बनाओ। नजर पड़ना, नजर रखना, नजर आना, नजरें नीची होना। तो नजर पड़ना का मतलब दिखाई देना, नजर रखना का मतलब उसके ध्यान रखना, नजर आना का मतलब हमारी जानकारी में आना, नजरें नीची होना का मतलब शर्माना या लज्जा महसूस करना, उसको कहते हैं नजरें नीची होना। नीचे एक ही शब्द के दो रूप दिए गए, एक संज्ञा है, दूसरा विशेषण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाक्य बनाकर समझो और बताओ कि इनमें से कौन से शब्द संज्ञा है और कौन से विशेषण है। ये हमें समझना होगा। यहां मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं। कुछ ये कह रहे हैं कि आप बहुत जल्द बता देते हैं, हम लिख नहीं पाते हैं, तो बाद में देख करके लिखते रहो आप, क्योंकि हमें ये आज ही पूरी करनी है कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक हिंदी की वसंत, और वो काम मैं कर रहा हूं। तो ये देखिए आप, आकर्षक और आकर्षण। यहां एक चीज बता दूं आपको मैं, प्रत्येक में आपके काम आएगी, ठीक है। ये देखो, यहां क है यानी अक है, और ये है अन, नए का ही नए बन गया। अन आएगा तो भाववाचक संज्ञा, अक आएगा तो गुणवाचक विशेषण। आकर्षक है वो क्या है, गुणवाचक विशेषण। इसको इसी टेली कर लो। ये देखो, प्रेरक, तो प्रेरक है वो क्या है, विशेषण है, ये विशेषण, ये भी विशेषण। आकर्षण है वो संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। ये देखो, शाली जहां भी प्रयुक्त करते हैं वो शब्द गुणवाचक विशेषण बन जाता है। शाली शब्द का प्रयोग करेंगे, शब्द गुणवाचक विशेषण बनेगा। प्रभाव भाववाचक संज्ञा है। एक जगह पूरा लिख देता हूं मैं, सब जगह यही है, भाववाचक संज्ञा। शाली जहां भी लगेगा वो गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। इसी प्रकार से प्रेरणा भाववाचक संज्ञा, प्रतिभाशाली गुणवाचक विशेषण, प्रतिभा भाववाचक संज्ञा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द हैं, आपको पक्के ध्यान में रखने हैं पूरे। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो किताबें हैं इनमें पूरा का पूरा सार भरा पड़ा है, बस हम फालतू बाजारू गाइड पढ़ते रहते हैं। उनमें आना एक न जानी दो, लेकिन मानता कोई नहीं है। पेपर होगा तब मानेंगे। खैर जो भी है हाँ, कहना अलग चीज है, दूसरी अलग। साथ ही हाथ बढ़ाना, ये भी सही है। हम केवल भाषा की बात कर रहे हैं ये देखो, कहावतों की दुनिया, कहावत भी हमारे सिलेबस में है। लोकोक्ति, मुहावरे ये सिलेबस में है। कहावत है, इनको ही लोकोक्ति कहते हैं। दोनों में अंतर ये है कि लोकोक्ति है वो शिष्ट व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति हैं वो प्रयुक्त करते हैं, जबकि कहावत है वो ग्रामीण शब्दों से युक्त होती है। वो गांव में या
हम हमारे बोलचाल की भाषा में ज्यादा प्रयुक्त वो क्या करते हैं, कहावत। एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, एक और एक मिलकर 11 होते हैं। ऊपर लिखी कहावतों का अर्थ गीत की किन पंक्तियों से मिलता है, तो गीत वो हमें नहीं देना, बस ये ध्यान रखना है कि ये कहावतें हैं। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, कहने का मतलब है कि संगठन में ही शक्ति होती है, अगर हम टीम वर्क से कोई काम करेंगे तो ही वो पूरा हो सकता है। अर्थ आप जानते हो इनके, आपको केवल इतना याद रखना है कि ये कहावत है। ये भी दूसरी बात भी है, एक और एक मिलकर 11 होते हैं, कहने वालों संगठन में शक्ति होती है, बस इतना ही ध्यान रखना है। कुछ मुहावरे दिए हुए हैं, ये मुहावरे ध्यान में रखने हैं। प्रश्न यही पूछ लेंगे कि एक तो इसमें से दे देंगे कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, 3 ये दे दिए, और प्रश्न ये पूछ लेंगे कि कौन से कहावत कौन सी है। हाथ को हाथ में सूझना, बहुत अंधेरा होना। हाथ साफ करना का मतलब है जेब काटना, गायब करना। हाथ पैर फूलना, घबरा जाना। हाथों हाथ लेना, तुरंत लेना। हाथ लगना का मतलब प्राप्त होना, अनायास ही प्राप्त होना। अब अपनी भाषा की बात है। हाथ और हस्त एक ही शब्द के 2 रूप हैं। नीचे दिए शब्दों में हस्त और हाथ छिपे हैं। शब्दों को पढ़कर बताओ कि हाथों का इनमें क्या काम है। तो ये तो खैर अलग प्रकार से पूछा है बच्चों के लिए। मैं आपको बता दूं, हाथ है वो तद्भव है और हस्त है वो तत्सम है। हस्त क्या है, तत्सम। हाथ घड़ी, हथौड़ा, हस्तशिल्प। हथौड़ा में ओड़ा प्रत्यय, हाथ जोड़ औड़ा। हस्तशिल्प, हस्तक्षेप, निहत्था में नी उपसर्ग है। हस्त जोड़ अक्षर। हथकरघा, हाथ से चलाया जाने वाला करघा, लुप्त पद तत्पुरुष समास है। हाथ घड़ी, हाथ पर बांधी जाने वाली घड़ी, ये सब हैं वो क्या है, ये सारे के सारे लुप्त पद तत्पुरुष समास हैं। और अगर विकल्प नहीं आए तो हमें कर्मधारी समास करना है। ये भाषा की बात है, ये गीत ही था, इसमें ज्यादा ये नहीं है। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। इस वाक्य को गीतकार, ये वाक्य की बात है, लेकिन नीचे बहुत अच्छी बात बताइए कि अपनों की खातिर करना का प्रयोग तुम के लिए हो रहा है, ये सर्वनाम है। ये देखो, दोबारा पढ़ो इसको। कल गैरों की खातिर मेहनत की, आज तुम अपनी खातिर करना। इस वाक्य में तुम करता है, जो गीत की पंक्ति में छंद बनाए रखने के लिए हटा दिया गया है। उपयुक्त पंक्ति में रेखांकित शब्द अपनी को रेखांकित कर रखा है, का प्रयोग करता तुम के लिए हो रहा है, इसलिए ये सर्वनाम है। ऐसे सर्वनाम जो अपने आप के बारे में बताएं, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वनाम की पूरी बात बता दी, यही सर्वनाम पूछेंगे। निज का अर्थ अपना होता है। निजवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं, जो नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित हैं। ये 3 प्रकार देखो, अपने आप, स्वयं। ये संयुक्त सर्वनाम भी है। 2 सर्वनाम एक साथ प्रयुक्त हो गए, यौगिक सर्वनाम। अपना निजवाचक सर्वनाम, अपने लिए, ये भी क्या है, निजवाचक सर्वनाम। तो इन्होंने 3 ऐसे रूप बता दिए आपको। अपना, आप है, ये याद रखना है, ये मूल रूप से भी निजवाचक सर्वनाम होता है। आप शब्द है, उसके 3 आपको रूप बताए हुए भी है मेरे, कि आप है वो मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम भी है, जिसका अर्थ यू होता है। जैसे आप कहाँ जा रहे हैं। दूसरा आपको ये बताया था कि ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम भी है। नेहरू जी लेखक थे, आप नेता भी थे। यहाँ आप शब्द है वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। और तीसरा इन्होंने बता दिया, तीसरा कौन सा है, निजवाचक सर्वनाम, जो आप है। जैसे मैं आप चला जाऊंगा, यहां भी बताया। सुधा ने अपने आप, मैं अपने आप घर चली जाऊंगी, तो ये आप शब्द है वो निजवाचक सर्वनाम के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला देखो, अपने को, अपने से, अपना, ऐसे कोई भी हो सकता है। अगला पाठ देखिए, ये तो गीत था, इसमें व्याकरण कम था, लेकिन सर्वनाम के बारे में इसमें भी बता दिया गया है। संज्ञा के बाद में सर्वनाम बताया गया है। संज्ञा के बारे में पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। अगर मान लीजिए किसी को देखना हो तो वो पहला वीडियो है, वो केवल 27 मिनट का ही है, आप है वो देख सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि मैं अगले पाठ में भाषा की बात है वो निकाल रहा हूँ। ये निकाल इसलिए रहा हूँ कि आपके पास किताब शायद नहीं है, तो आप उनको देख सकें, देख लें, बस ये थोड़ी एक सहूलियत है, तो उसके मुताबिक हम इसको करें। ये देखिए भाषा की बात, इसमें कोई खास नहीं है, लेकिन फिर भी है। ये देखो, भाषा के बाद मोहन ने केला और संतरा खाया, मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया, मोहन ने क्या खाया, मोहन केला और संतरा खाओ।
4 प्रकार के वाक्य बता दिए। ये है वाक्य के भेद। वाक्य आपके लगभग परीक्षाओं में आता है अर्थ के आधार पर। ये अर्थ के आधार पर वाक्य है, अर्थ के आधार पर वाक्य। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। 8 भेदों में से 4 यहां दिए हुए हैं। ये बता भी देंगे कि ये कौन से 4 भेद हैं। ये देखिए आप वाक्य में देखने में पहला वाक्य किसी कार्य या बात के होने के बारे में बताता है। ये देखो अपने आप ही भेद आ गया। इसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। पहले का नाम तो क्या है, विधिवाचक, ये हो गया। दूसरा देखो, मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया। दूसरे वाक्य का संबंध उस कार्य के न होने से है, इसलिए उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरा है वो क्या है, निषेध। ये निषेध दो नहीं अर्थ में आएगा। मोहन ने क्या खाया, ये तीसरे में निषेध का अर्थ नहीं या मना ही होता है, तो मना ही वाले निषेध ही मानेंगे, जैसे वहां मत जाओ। तीसरे वाक्य में इसी बात को प्रश्न के रूप में पूछा जा रहा है, ऐसे वाक्य प्रश्नवाचक कहलाते हैं। ये सामान्य है, प्रश्नवाचक चिन्ह भी आ गया, प्रश्नवाचक वाक्य, ये प्रश्नवाचक। मोहन केला और संतरा खाओ, यहां वैसे ये लगाना चाहिए था विराम चिन्ह, मोहन केला और संतरा खाओ। यहां आज्ञार्थक वाक्य या आदेशवाचक है। कुछ वो एक बात को पकड़ के बैठ जाते हैं, मैंने आज्ञावाचक लिखवा दिया, इन्होंने क्या कर दिया, आदेशवाचक। तो एक ही बात है दोनों, आदेशवाचक और आज्ञावाचक। तो ये चौथा है वो क्या होगा, आदेशवाचक हो जाएगा। तुम ऐसा करो और है। वाक्य के 8 भेद होते हैं, 4 भेद हैं वो इसमें बता दिए गए हैं, 4 मैं आपको और बता देता हूं। तीसरा, अगर हम आगे की बात करें तो इच्छार्थक वाक्य होता है। इच्छार्थक वाक्य, उसको आशीर्वादात्मक वाक्य भी कहते हैं। ये इच्छा या आशीर्वाद के रूप में कहा हुआ वाक्य होता है। काश मैं पास हो जाता, काश मेरी नौकरी लग जाती और तुम सारे पास हो जाओ। और मैं ये भी देखो दोनों में अंतर है। एक तो मैं ये कहूं कि तुम नौकरी लग जाओ, या भगवान करे आपकी नौकरी लग जाए, ये तो है इच्छार्थक। और मैं ये कहूं कि हर संडे को ये क्लास देखा करो, ये है आदेशवाचक। ये दोनों में अंतर हो गया ना। विस्मयादिबोधक है, उसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है, जैसे आहा कितना सुहावना मौसम है, विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ये विस्मयादिबोधक है। संकेतार्थक का ध्यान रखना है, यदि अगर यानी शर्त वाले वाक्य होते हैं वो संकेतवाचक कहलाते हैं। यदि तुम ये कक्षा ईमानदारी से देखोगे तो तुम्हें परीक्षा में फायदा होगा, ये कंडीशनल सेंटेंस है, इसको संकेतार्थक या संकेतवाचक वाक्य भी कहते हैं। तो ये है वाक्य के 8 प्रकार। 8वां कौन सा रह गया, 8वां एक प्रकार है वो रह गया, वो कौन सा है, वो संदेहात्मक वाक्य है। संदेहात्मक है, इसमें शायद और संभव का प्रयोग होता है या फिर सकना क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे आज बारिश हो सकती है, अगले संडे को मैं आपको इसके अलावा बहुत कुछ बता सकता हूं, ये केवल क्या है, संभावना है। तो ये सारे हैं संदेहात्मक वाक्य कहे जाएंगे। ये थे अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद। रचना के आधार पर भी वाक्य के 3 भेद होते हैं। सरल वाक्य, जिसको साधारण वाक्य भी कहते हैं, सरल वाक्य होता है, मिश्र वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है। तो ये चर्चा हम बाद में आएगा तब करेंगे, बल्कि यहां हमने 3 बातें कर ली। ये देखो, नहीं मना करना, रूथ ने कपड़े अलमारी में रखे, ये कौन सा है, विधानार्थक वाक्य। और रूथ ने कपड़े अलमारी में नहीं रखे, निषेधवाचक है। दूसरा है रूथ ने कपड़े कहाँ रखे, प्रश्नवाचक है। और रूथ कपड़े अलमारी में रख दो, आदेश देना, ये आदेशवाचक है। अगला पाठ देखिए, अगला पाठ है, इसमें हमें कुछ और ले रहे हैं। कोई ना कोई व्याकरण का टॉपिक है वो आता ही रहेगा, और परीक्षा से उसका संबंध है वो जरूर होगा। इसमें एक शब्द आपने स्क्रॉल करते हुए देखा होगा, टिकट। टिकट है वो विदेशी शब्द है। टिकट है, आप कमेंट करके बताएं कि टिकट है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ये बताएं। कुछ ये कह रहे हैं कि हमारे कमेंट नहीं पढ़ रहे हो, तो मैं बताने में ज़्यादा वो कर रहा हूँ। कमेंट आप करोगे जरूर पढ़ूंगा, कमेंट है वो पढ़े जाएंगे, आपको लिख करके भी उनका जवाब है वो दिया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। बोलते चेहरे, ये चाहे छोड़ दो, इस पाठ में कोई ज़्यादा बात नहीं है, भाषा की बात है बस। शब्दों को कहानी में ढूंढ कर उनका अर्थ समझो, तो ये खोसनार, ये सारा
खोसना शब्द है वो राजस्थानी शब्दों में ध्यान में रखें। खोसना का मतलब जबरदस्ती लेना या लूटना मान लो आप। खोसना का मतलब लेना, लेकिन जबरदस्ती। पुचकारना ये सारे कर दोगे। व्यक्तियों वस्तुओं को छांट कर ये आपको नहीं करना है, ये छोड़ दो। अगला पाठ देखते हैं। जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ना है हमें, क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम है परीक्षा से पहले। ऐसे ये समय चला जाएगा और हमें फिर ये कहेंगे कि हमारा पाठ्यक्रम पूरा नहीं हुआ या कुछ कमी रह गई, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये देखिए आप खोजबीन, भाषा की बात। नीचे लिखे वाक्यांशों के हिस्सों को पढ़ो। झांसी की रानी, मिट्टी का घरौंदा, प्रेमचंद की कहानी। ये देखो सीधा ही बता देता हूं मैं आपको। का के की है, का के की में ये की है, ये का है और ये के है। इन तीनों का ध्यान रखना है। ये पहले वाला है, इससे कोई संबंध नहीं होता है। ये संबंधवाचक शब्द होते हैं, इनका संबंध बाद वाले से होता है। अगर की आएगा तो ये स्त्रीलिंग है, अगर का आएगा तो ये पुल्लिंग है, अगर के आएगा तो ये प्राय क्या होता है, बहुवचन होता है। ये पुल्लिंग या स्त्रीलिंग कोई सा भी हो सकता है। तो रेशमा के बच्चे, बनारस के आम, यहां आम है वो बहुवचन है। ये काके की हमें बता देते हैं। बस इसमें इतनी बात थी। आगे देखिए, छोटी छोटी बातें ही तो है। अगला पाठ है, उसमें देखो आप, ये देखो भाषा की बात। स्पर्श से संबंधित कई शब्द आए हैं, जैसे चिकना, चिपचिपा, मुलायम, खुरदरा, भुरभुरा, सख्त। यहां एक चीज तो आपको ये ध्यान में रखनी है, ये सभी शब्द गुणवाचक विशेषण है। देख लिया, ये सभी शब्द गुणवाचक विशेषण है। एक तो ये ध्यान में रखना है। अगर मुझे इन चीजों को छूने पर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। यहां लेखक कुछ बताना चाहता है। खुशी शब्द, सुंदरता शब्द दोनों ही भाववाचक संज्ञाएं हैं। किसी भाव और किसी की विशेषता के बारे में बताए, ऐसी संज्ञाएं भाववाचक कहलाती हैं। ये भाववाचक संज्ञा के बारे में बताए। गुण और भाव के अलावा भाववाचक संज्ञाओं का संबंध किसी की दशा और किसी कार्य से भी होता है। भाववाचक संज्ञा की पहचान ये है कि इससे जुड़े शब्दों को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते। आगे लिखी भाववाचक संज्ञाओं को पढ़ो और समझो। इनमें से कुछ शब्द संज्ञा और कुछ क्रिया से बने, उन्हें भी पहचान कर लिखो। ये हमें पहचाननी है। ये देखो आप, मिठास भाववाचक संज्ञा। टोटल भाववाचक संज्ञा के बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल दे रखे हैं। ये फुर्ती पहले भी आ चुका। ये देखो आप, मिठास, बुढ़ापा, ताजगी, ये सारे के सारे बताए हुए हैं। इसमें कौन सा प्रत्यय, आस, इसमें आपा, ये गी प्रत्यय, भूख में ए प्रत्यय, घबराहट में आहट, क्रोध में कोई नहीं, शांति में ती मान लो आप। ती वाले शब्द, ये प्रत्यय तो नहीं लेकिन ती वाले सम जोड़ ती हो भी सकता है। तो ती है वो भाववाचक संज्ञा के, जैसे भक्ति है, शक्ति है, गति है, मति है, सारी भाववाचक संज्ञाएं हैं। आव प्रत्यय है, मजदूरी में ई प्रत्यय है, ये विदेशी शब्द भी है। ताजगी भी विदेशी शब्द है। भोलापन, पन प्रत्यय आ गया ने, पन ही बताया था ना आपको, पन आ गया। पन जहां भी आ जाए वो क्या होगा, भाववाचक संज्ञा होगा। फूर्ति में ई प्रत्यय, एहसास कोई प्रत्यय नहीं। ये फूर्ति और एहसास ये भी क्या है, भाववाचक संज्ञाएं। तो भाववाचक संज्ञा में अच्छे से अच्छे उदाहरण है, इनको थोड़ा ध्यान रख लेना। अगर किसी का नहीं समझ में है तो रट ही लेना। मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूं। एक तो ये आदि है, एक ये आदि, दोनों में अंतर देखे। यहां आदि का अर्थ है अभीष्ट, और इस आदि का मतलब एटिसेट्रा इत्यादि से लिया गया है। वाक्य में रेखांकित शब्द देखने में मिलते जुलते हैं, तो मिलते जुलते शब्द युग्म है हमारे सिलेबस में। ये बड़ी मात्रा है, ये छोटी मात्रा है। बड़ी और छोटी मात्रा में हम अंतर कर सकते हैं। नीचे कुछ शब्द दिए हुए हैं जिनमें अंतर बताया है। ये देखो, अवधि, अवधि, तो ये अवधि है वो तो समय अंतराल से मतलब है। ये अवधि है वो भाषा है, बड़ी मात्रा वाला है, ये भाषा है, ये ध्यान में रखनी है। और मतलब की तरफ, ये और तथा, ये योजक है। में, इन, अंदर, मैं, ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। दिन, दिवस, दीन, गरीब, इसका ध्यान रखना पक्का। दिन है वो दिवस है। शिल, शील,
शील है वो पत्थर, और शील का मतलब अच्छा आचरण। मेल, मैल, तो मेल मिलना से बना, ये भाववाचक संज्ञा भी है, मिलाना, मिलना क्रिया से बना है, और मैल है वो गंदगी को कहते हैं। तो ये दोनों में अंतर हो गया। फिर अगला पाठ देखो, अगले पाठ में देखो आप ये स्क्रॉल में रोक नहीं रहा हूं क्योंकि आपको पढ़ना नहीं है, पाठों से ज्यादा मतलब नहीं होता, बल्कि हमें भाषा की बात से मतलब है। भाषा की बात है वो चाहिए हमें, ये आ गई भाषा की बात। इस बीच ये दरिया में लुढ़कता रहा, नीचे लिखी क्रियाएं पढ़ो, क्या इनमें लुढ़कना में तुम्हें कोई समानता नजर आती है? ढकेलना, ये आपके परीक्षा से संबंधित नहीं है। ढकेलना अलग है, गिरना अलग है, खिसकना अलग है दोनों में लुढ़कना जैसा अर्थ। चमकीला, ये शब्द देखो, ये इंपॉर्टेंट है, दूसरी में इंपॉर्टेंट, सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। चमकीला में ईला प्रत्यय, चमक जोड़ ईला, यहां रेखांकित विशेषण चमक संज्ञा में ईला प्रत्यय जोड़ने पर बना है। ईला प्रत्यय वो गुणवाचक विशेषण प्रत्यय है, यही प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाओ और इनके साथ उपयुक्त संज्ञाएं लिखो। पत्थर से पथरीला, पथरीला में ये ध्यान रखना है कि तय नहीं लिखना है, देखो कितनी बड़ी बात है। पत्थर से पथरीला, तय नहीं आएगा। कांटा से कंटीला, गुणवाचक विशेषण है ये ईला वाले। रस से रसीला, जहर से जहरीला, जहर शब्द विदेशी है, ये हो गया। सुर से सुरीला, अलग अलग ईला प्रत्यय से हमें ये ले सकते हैं। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें करती हो, जब और तब का प्रयोग बताया इसमें, तो ये कोई खास नहीं है, इसको छोड़ दो, अव्यय के रूप में प्रयुक्त होते हैं, ये शर्त वाले हैं। ये देखो, ये सारे बल्कि, इसलिए, परंतु की, यदि, तो, न की, या, ताकि, ये सब है वो अव्यय है। ये अव्यय है वो दो प्रकार के, अव्यय में भी ये योजक है, योजक को समुच्चय सूचक अव्यय भी कहते हैं। समुच्चय सूचक अव्यय है वो दो प्रकार के होते हैं। कौन से हैं वो दो प्रकार? समानाधिकरण और वेदीकरण। इसमें दोनों ही है, समानाधिकरण भी है और वेदीकरण है। दोनों में से छांट करके मैं आपको बता सकता हूं कुछ। ये देखो, आप थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। बल्कि, इसलिए, परंतु, ये तो है समानाधिकरण, ये समानाधिकरण योजक है। समानाधिकरण, ये सारे, ये जो आप देख रहे हैं ये है वेदीकरण योजक। की है वो दोनों ही होता है, लेकिन यहां जो की दिया है वो वेदीकरण वाला ही दिया है। जब एक की का अर्थ दैट, उसने कहा कि, ये होता है वो, तो वो हमेशा कौन सा होगा? वेदीकरण योजक। और की जो या अर्थ में प्रयुक्त होगा, जैसे तुम यहां बैठोगे कि घर जाओगे, तब क्या हो जाएगा? ये समानाधिकरण योजक हो जाएगा। ये देखो, कृष्ण फिल्म देखना चाहता है, मैं मेले में जाना चाहता हूं, तो यहां दोनों प्रयुक्त हो सकते हैं। कृष्ण फिल्म देखना चाहता है, परंतु मैं मेले में जाना चाहता हूं, ये देख लो, परंतु। मुनिया ने सपना देखा, वह चंद्रमा पर बैठी है, कि वह चंद्रमा पर बैठी है, ये आ गया। छुट्टियों में हम सब दुर्गापुर जाएंगे, जालंधर, तो ये देखा आप, हम सब या का प्रयोग होगा। ये देखिए आप, छुट्टियों में हम सब तो दुर्गापुर जाएंगे या जालंधर, हम सब तो दुर्गापुर या जालंधर। सब्जी कटवा कर रखना, घर आते ही मैं खाना बना लूं, ताकि घर आते ही मैं खाना बना लूं, ताकि वो उद्देश्यवाचक है। मुझे पता होता है कि शमीना बुरा मान जाएगी, मैं ये बात नहीं कहती, यदि मुझे पता होता तो। इस वर्ष फसल अच्छी, फसल विदेशी शब्द है, ये देखो, ये पूछा हुआ। इस वर्ष फसल अच्छी नहीं हुई है, अनाज महंगा है, इसलिए अनाज महंगा है। इसलिए एक काम की चीज और साथ में बता देता हूं मैं यहां, विमल जर्मन सीख रहा है या फ्रेंच। ये देखो, वाक्यों के प्रकार आए तो ये संयुक्त वाक्य, ये मिश्र वाक्य, ये देखो ये संयुक्त वाक्य, सब्जी कटवा कर रखना ताकि मिश्र वाक्य,
ये दी वाला मिश्र वाक्य, इसलिए वाला संयुक्त वाक्य, विमल जर्मन सीख रहा है या फ्रेंच, ये भी संयुक्त वाक्य। तो ऐसे वाक्यों का आपको ध्यान रखना है। जिन वाक्यों में समानाधिकरण योजक का प्रयोग होता है वो संयुक्त वाक्य होते हैं, और जिनमें वेदीकरण योजकों का प्रयोग होता है वो मिश्र वाक्य होते हैं। तो ये वाक्य के बारे में था। फिर अगला देखो, कुछ करने को कुछ नहीं है, तैयारी करनी है बस, और दंड फंद में बिल्कुल नहीं उलझना है, बस करने को एक ही चीज है और कुछ नहीं है। तो ये आपको जहां भी जो अवकाश है जो मिल रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं कि क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता है। यहां फिर हम भाषा की बात देखेंगे। लोक शब्द में कुछ जोड़कर जितने शब्द तुम्हें सूझे उनकी सूची बनाओ। तो ये कोई बनानी नहीं है। यहां ये दूसरे नंबर वाला है वो इंपॉर्टेंट है। ये देखो आप, 12 मासा, गीत में साल के 12 महीनों का वर्णन होता है। अब आगे देखो, ये शब्द है, ये देखो, ये इकतारा, सरपंच, चारपाई। सरपंच को छोड़ दो, सरपंच में सर विदेशी उपसर्ग है। चारपाई, सप्तऋषि, बाकी सब के सब हैं वो द्विगु समास के उदाहरण है। बस इतना याद रखना है। बाकी सारे कौन से समास के उदाहरण है? द्विगु समास के उदाहरण है। सरपंच को छोड़ो। को, में, से आदि वाक्यों में संज्ञा का दूसरे शब्दों के साथ संबंध दर्शाते हैं। झांसी की रानी पाठ में तुमने का के बारे में जाना था। नीचे मंजरी जोशी की पुस्तक भारतीय संगीत की परंपरा, तो ये छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। और ये देखिए पारंपरिक, फिर ये नौकर पाठ आ गया। अब मैं 15 के पाठ में पूछ गए हैं, 15 के पाठ में पहुंचने गए, 15 के पाठ से निकल भी गए हैं। ये देखिए आप, ये निकल गए। भाषा की बात सही है, हमें तो भाषा की बात आगे है। ये रही पिसाई, बहुत इंपॉर्टेंट, परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण कह सकते हैं। पिसाई में आई प्रत्यय पीसना क्रिया से बनी है। पीसना शब्द से ना निकाल देने पर पीस धातु रह जाती है। पीस धातु में आई प्रत्यय जोड़ने पर पिसाई बनता है। इसमें मूल शब्द पूछ ले तो आपको पीस करना है, पी बड़ी मात्रा है, आई जोड़ते हैं तब यह मात्रा क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। किसी किसी क्रिया में प्रत्यय जोड़कर उसे संज्ञा बनाने के बाद उसके रूप में बदलाव आ जाता है। जैसे ढोना से ढुलाई, बोना से बुआई। ये बुआई ढुलाई भाववाचक संज्ञाएं हैं। मूल शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। पूरा प्रत्यय के बारे में बता दिया। मूल शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते। जैसे आई है वो प्रत्यय है। नीचे कुछ संज्ञाएं दी गई हैं, बताओ ये किन क्रियाओं से बनी है? तो रोपाई रोपना, रोप, कटाई, कटाई किससे बना? काटना, सिंचाई सींचना, सिलाई सीलना, कताई कातना, रंगाई रंगना, इनसे बने हुए शब्द हैं। ऐसे देखो हर काम धंधे के क्षेत्र में ये छोड़ दो आप, किन किन कामों में और है तो ये कालिक भराई, इनको ही छोड़ दो। बस वो आई प्रत्यय वाला है वो आपको ध्यान में रखना है कि आई प्रत्यय वाला है वो हम ध्यान में रखें। ये देखो वन के मार्ग में सवैया, अब पढ़ते पढ़ते कुछ हैं वो बोर हो गए हों तो ये सवैया है। सवैया ये सेकंड ग्रेड वाले भी देख रहे होंगे। सवैया एक छंद होता है जो गणबद्ध छंद है जिसमें 22 से 26 तक वर्ण प्रत्येक चरण में पाए जाते हैं। इसके अनेक भेद होते हैं, यहाँ हम गिन करके निकाल सकते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 हैं। फिर देखिए ये कौन सा है? सैलगा तो सगण है। 8 सगण है वो किसमें होते हैं? 8 सगण। दुर्मिल सवैया, दुर्मिल सवैया है। देखो कितना अच्छा है, तुलसीदास जी ने लिया है ये वन के मार्ग में। हाँ, पुरते निक्सी रघुवीर बधु धरि धीर दये मग में डग द्वे धल की भरी भाल कनी जल की पुट सूखी गए मधुरा दरवे। फिर बूझती हैं चलनो अब के तिक पर्ण कुटी कार्य कित हवे। तिये की लकी आतुरता पिए की अंखिया अति चारु चली जले चवे। तो ये सीता जी जब वन में जाती हैं वहां का वर्णन है। हम बात कर रहे थे केवल व्याकरण की, बात वही करेंगे। ये तो बीच में ऐसे ही मैंने आपको बता दिया था। ये वसंत,
वसंत भाग 1 आज पूरा हुआ। बहुत सारी व्याकरण से संबंधित बातें हमने पढ़ी, आगे भी हम पढ़ते रहेंगे। तीनों भागों का विश्लेषण मैं आपको जल्द ही करवा दूंगा। कमेंट जरूर करें, ये भी बताएं कि आपको कक्षा या क्लास है वो कैसी लगी, आपने कुछ सीखा क्या, कमेंट जरूर करें। आज आपने ये वीडियो देखा, इसके लिए सभी को धन्यवाद, आभार। थैंक यू वेरी मच।